क्लास 9 का लेसन नंबर 1 हिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो आप लोग राइट कर लीजिए कॉपी में पॉज करके। हाँ, तो आप लोगों ने राइट कर लिया होगा वर्ड मीनिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो फ्रांस में एक बहुत ही हार्श कंडीशंस आ गया था कुछ 18वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन किस तरह से हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और समाप्ति उसका किस तरह से हुआ। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के दौरान। तो देखो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पीपल्स थे यानी जो लोग थे उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि जितने भी लोग थे फ्रांस में, जितने भी लोग रह रहे थे, जितने भी पर्सन्स वगैरह थे, सबको 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पहला स्टेट था क्लर्जी, सेकंड था नोबिलिटी और थर्ड में किया गया था बिग बिजनेस वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, आर्टिसंस वगैरह, ये सब लोगों को। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन 3। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। ठीक है, स्टेट ESTAT स्टेट, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट हुआ हमारा क्या, क्लर्जी। सेकंड में यानी कि सेकंड स्टेट हुआ हमारा नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट हुआ हमारा क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी हो गया और थर्ड स्टेट आ गया बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिसंस, etc। अब देखो इसका मतलब क्या है। 18वीं शताब्दी में पीपल्स को 3 भाग में क्यों बांटा गया? 3 भाग में देखो इसलिए बांटा गया था, क्लर्जी में आता है पादरी लोग, पुजारी लोग। ठीक है, नोबिलिटी में आता है वो लोग जिनके पास मतलब कि नवाब हो, जिनके पास पहले से संपत्ति हो, और बिजनेसमैन में आते हैं गरीब अमीर जो कि खुद से बने हो। ठीक है, तो इन लोग को क्या था कि जो क्लर्जी है और जो नोबिलिटी है उनको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ता था। ठीक है, ये इस स्टेट में बांटा गया था। तो थर्ड स्टेट में बांटा गया, 3 स्टेट में बांटा गया। तो पहला स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट था जिसमें बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स वगैरह मतलब किसान वगैरह, कलाकार वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, उन लोग को टैक्स पे करना पड़ता था। थर्ड स्टेट हैव टू पे टैक्स। थर्ड स्टेट ओनली हैव टू पे टैक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स को पे करना था। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड स्टेट में बांटा गया। तब इसमें बिग यानी कि थर्ड स्टेट में बोथ पुअर एंड रिच पीपल बिलोंग्स, यानी कि थर्ड स्टेट में पुअर लोग भी और अमीर लोग भी, गरीब लोग भी अमीर लोग दोनों के दोनों इसमें आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया सबका? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें समझ में आया सबको 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, जो पीपल्स वहां फ्रांस में रह रहे थे उनको 3 स्टेट में बांट दिया गया। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। स्टेट ESTET स्टेट, नॉट अ स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट में बांट दिया गया। तो थर्ड स्टेट में पहला स्टेट था क्लर्जी, जिसमें पुजारी लोग आते थे, क्रिस्ट मतलब कि चर्च में जो फादर वगैरह रहते थे तो वो लोग आते थे। सेकंड बांटा गया नोबिलिटी,
नोबिलिटी में आता था, जो नवाब लोग यानी कि जिसके पास पहले से खजाना रहता था वो सब नोबिलिटी में आता था। और थर्ड में आता था बिग बिजनेसमैन वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, फिर हो गया आर्टिसंस वगैरह। तो उन लोग को सारा बोझ जो था टैक्स पे करने का सब के सब थर्ड स्टेट पे था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, पुअर और रिच पीपल्स का जो अति था डिफरेंस था वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है। तब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि क्या होगा हमारा सेकेंड टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सेकेंड है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए संघर्ष। देखो अब इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो था फ्रांस में, पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ा, तो आप लोग सोचिए अगर जनसंख्या बढ़ जाए, अचानक से अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या हो। अगर जनसंख्या बढ़ गया इसका मतलब उसको खाने के लिए भी जरूरतें बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जरूरत भी बढ़ गया, तो जरूरत जब बढ़ गया तो पीजेंट्स वगैरह जो कृषक वगैरह लोग थे वो उतना नहीं अति मतलब कि फार्म कर पाए, एक्टिविटी को उतना नहीं उगा पाए जितना कि सब में बांटा जा सके। तो क्या हुआ, लोगों में क्राइसिस हो गया, कमी हो गया, खाने का कमी हो गया, जिसके कारण सब लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था जीने के लिए। किसी के पास ब्रेड नहीं, किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास सब्जी नहीं, ठीक है। इस तरह से खाना का कमी हो गया था, ठीक। कहां पर, फ्रांस में। तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। क्यों हुआ था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए संघर्ष लोग क्यों कर रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रू, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड फॉर ग्रेन्स ग्रू, ठीक है। एंड देन स्ट्रगल स्टार्ट्स। पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ, ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया। अब ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया तो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा अपने जीने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोग संघर्ष करने लगे, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक पे, जो क्या होगा हमारा द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मध्य वर्ग का आना। इसका मतलब क्या है, देखो मिडिल क्लास क्यों आया, क्योंकि अभी आप लोगों को पता चला कि जो पीजेंट्स में था पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया, अचानक से बढ़ने के कारण वहां का लोग में डिमांड्स बढ़ गया, डिमांड्स बढ़ने के कारण लोगों को फूड का क्राइसिस होना शुरू हो गया। तो उस बीच कौन लोग आए, मिडिल क्लास लोग, ठीक है। मिडिल क्लास में कौन कौन थे शामिल, एजुकेटेड पीपल शामिल थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जिनका मानना था किसी को भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि जन्म से उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो टैक्स पे नहीं करेगा। जिस तरह से कलर्जन नोबिलिटी में था कि वो लोग जन्म से ही टैक्स पे नहीं करता था, ठीक है। तो उस तरह से ये लोग उसके खिलाफ आए, मिडिल क्लास वाले उसके खिलाफ क्यों आए, क्योंकि देखो अगर टैक्स पे करने का अगर सब में बांट दिया जाए तो फिर क्राइसिस धीरे धीरे कम हो सकता है। अगर पीजेंट्स पे ज्यादा दबाव नहीं दिया जाए तो वो लोग आसानी से आराम से अपना खेत में फसल उगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्राइसिस कम होगा। तो ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास में क्या था, इसमें था एजुकेटेड includes educated and believed people on that no one have to privileged from their birth, यानी कि जन्म से ही किसी को भी अधिकार नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसमें एजुकेटेड पीपल लोग थे। तो इसमें एक एग्जांपल है जैसे कि रॉकी, जो कि फिलोसोफर थे, इंग्लिश फिलोसोफर थे, वो भी इसमें शामिल थे। फिर एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था उस फिलोसोफर का नाम था रूसी, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। कौन कौन फिलोसोफर यहाँ पे राइट करते हैं, एक थे लॉकी जो कि इंग्लिश फिलोसोफर थे,
इंग्लिश फिलोसोफर एंड रूसी, जो कि रूसी कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है। और ये आइडियाज डिस्कस करते थे, ये जो बोलते थे कि मतलब कि जो एजुकेटेड और बिलीव्ड पीपल क्या विश्वास करते थे कि किसी के पास भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आइडिया था वो धीरे धीरे इतना तेजी से फैलने लगा कि सैलून्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में इसी के बारे में चर्चा होना शुरू हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड? किसके बारे में? इस आइडिया के बारे में कि किसी को भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो फूड का जो क्राइसिस था वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग इसको नोट कीजिए सबसे पहले आप लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, नोट कीजिए। तब हमारा टॉपिक आएगा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। The outbreak of revolution, यानी कि क्रांति की शुरुआत। The outbreak of revolution यानी कि क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो क्रांति का शुरुआत किस तरह से हुआ? देखो अभी तक हम जितना पढ़े उसको सबसे पहले इमेजिन करो, सोचो क्या हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस का जो लोग था उनको 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। जो उस पर राज करता था, फ्रांस के उस समय जो राज करते थे, उन लोगों ने क्या किया, फ्रांस के पीपल्स को 3 भाग में बांट दिया। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में आया बिग बिजनेसमैन, पेजेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स वगैरह लोग, ठीक है। तो सारा डिमांड जो था, यानी कि जितना भी टैक्स का जितना भी बर्डन था, बोझ था, सब के सब थर्ड स्टेट वाला पे डाला गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाला जो मतलब कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। जब पॉपुलेशन जब बढ़ गया तो जो पीजेंट्स वगैरह, जो किसान वगैरह लोग थे, वो लोग खाना को पूर्ति को नहीं पूरा कर पा रहे थे, ठीक है। तो जिसके कारण फ्रांस में क्या हुआ, क्राइसिस होना शुरू हो गया। जब क्राइसिस हुआ तो मिडिल क्लास का उदय हुआ। मिडिल क्लास वाले क्या हुआ, मिडिल क्लास वाले क्या मानते थे कि किसी को भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि नोबिलिटी, क्लर्जी के पास जो राइट्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए, सबको इक्वल जो राइट्स हैं टैक्स पे करने का वो किया जाए, सब बराबर टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण फिर क्या हुआ, जो लोग थे उन लोगों के पास न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सैलून्स में बात के थ्रू पहुंचने लगा कि ऐसा भी कोई लोग मानता है। तो धीरे धीरे लोग एकजुट होना शुरू हो गए और एकजुट होकर क्या किए, बास्टिल पर हमला कर दिए। किस जगह पे? बास्टिल किला है जहां पर फूड को रखा जाता था, भोजन को रखा जाता था। किस लिए हमला किए? भोजन के लिए हमला किए, ठीक है। वहां पे आप लोग क्या किया, भोजन के लिए हमला कर दिया। देखो जब ये लोग स्टार्ट करा था तो लुई 16 जो थे, लुई 16 को 1744 में राजा घोषित किया गया, बिकेम किंग। लुई 16 जो थे वो राजा बने 1744 में, सॉरी 1774 में, 1774 में राजा बने, ठीक है। तो उनका जो असंतोष था, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा असंतोष थे, यानी कि वो लोग जितना चाहते थे उतना लूट रहे थे पीपल से, लोगों से, जिसके कारण वो लोग नाराज होकर बास्टिल पे हमला किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने क्या किया, इसमें कुछ पॉइंट से नोट कीजिएगा। थर्ड स्टेट ने क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड ऑन, यानी कि अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, ठीक है। और बास्टिल पे फिर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, ठीक है। ये कब हुआ? 1789, जो कि था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। 14 अप्रैल 1789 में ये हुआ, ठीक है। नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड ऑन, नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट जो था, नेशनल असेंबली अपने पे डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 1791 में
1789 में थर्ड स्टेट वाले लोग अपने आप को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सभा अपने आप को घोषित कर दिया गया, ठीक, क्योंकि पीपल्स लोग साथ थे उनके। 1791 में यानी 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, जिसमें उन लोगों ने क्या किया, जो राजा का जो पावर होता है, लिमिट द पावर ऑफ किंग, लिमिट द पावर ऑफ किंग। उन लोगों ने एक संविधान बनाया जिस संविधान में जो किंग का, जो राजा का जो पावर था उसको लिमिट कर दिया गया, यानी कि इस जो भी राजा बने वो सिर्फ एक लिमिट पावर तक ही अपना शासन दिखा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1792 से 1793 में क्या हुआ, 1792 से 1793 में क्या हुआ, फ्रांस becomes a republic। फ्रांस गणतंत्र तो बन चुका लेकिन अभी आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद आया 1795 में क्या हुआ, फाइव मैन डायरेक्टोरेट, ठीक है, 5 लोग डायरेक्टोरेट चुना गया और उनको कहा गया टू रन दी स्टेट। स्टेट को लोग चलाने के लिए कहा गया, किस तारीख को चुना गया था, 26 अक्टूबर को। अब इसको नोट करते हैं, दूसरा आपको बढ़िया से समझाएंगे। फिर इसको 1799 में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन एंड्स, रेवोल्यूशन एंड्स। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखो अब इस पॉइंट को लोग ध्यान से सुनते हैं। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन सबको समझ में आया किस तरह से, पॉपुलेशन बढ़ा, क्राइसिस बढ़ा, मिडिल क्लास का उदय हुआ, वो लोग ने मांग किया कि प्रिविलेज को हटा दिया जाए, बर्थ प्रिविलेज को हटा दिया गया, क्लर्जी नोबिलिटी को हटाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों ने हमला कर दिया, लुईस 16 के कारण उन लोगों ने लुईस मतलब कि बास्टिल पर हमला किया, ठीक है। कहां पे, अटैक्ड ऑन बास्टिल, ठीक है। बास्टिल पर लोग ने हमला किया तो थर्ड स्टेट वाला अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया क्योंकि लोग उसके साथ थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने एक 1791 में 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि राजा के पावर को यानी किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया, ठीक है। कितना में, 1791 में। फिर 1792 से 93 में क्या हुआ, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि बहुत गणतंत्र, उसमें बहुत सारे रूल्स को लागू किया गया और उसको एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया गया, ठीक है। फिर 1795 में 5 मैन डायरेक्टोरेट को चुना गया, यानी कि कुछ डायरेक्टोरेट को चुना गया कि वो लोग गवर्नमेंट स्टेट को, राज्य को अब चला सकते हैं, देश को अब चला सकते हैं, ठीक है। कब चुना गया, 26 अक्टूबर 1795, 26 अक्टूबर 1795। फिर 1799 में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन एंड्स विद नेपोलियन बोनापार्ट। अब वो जो क्रांति था 1799 में जाकर समाप्त हुआ, कितना साल बाद, 10 साल बाद। 1789 में स्टार्ट हुआ था, 1799 में समाप्त हुआ, किसके आने के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद, ठीक है। तो इसी बीच एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सब मेन वगैरह हम लोग शामिल किए, क्या वुमेन भी रिवॉल्यूशन में शामिल थी, और शामिल थे तो क्यों शामिल थी, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आदमी लोग तो शामिल थे, मिडिल क्लास में लोग जो थे वो शामिल थे, लेकिन क्या वुमेन्स भी शामिल थी, तो जी हाँ, वुमेन्स लोग भी एक रिवॉल्यूशन किया था। वुमेन में भी, जिसको हम लोग कहते हैं वुमेन्स रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, औरतों की क्रांति, या फिर इनको महिलाओं की क्रांति, महिलाओं की क्रांति। देखो तो इन लोगों ने रिवॉल्यूशन क्यों किया, मैंस वगैरह लोग, जो पीजेंट्स वहां पर लोग जो थे उन लोगों ने तो रिवॉल्यूशन किया, उनमें ये लोग भी शामिल थे। तो इन लोग ने रिवॉल्यूशन एक तो खाने के लिए किया, फूड के लिए किया, और सेकंड जो टाइम वो था इक्वल राइट्स टू द मेन एंड wages to the men and improve the
पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन द कंट्री। उन लोग ने रिवॉल्यूशन इसलिए किया था कि उन लोग को भी मेल की तरह, यानी कि जो आदमी लोग को जो अधिकार जो मिलता है उसी की तरह बराबरी का अधिकार हम लोग को दिया जाए। ठीक है, जितना उनको तनख्वाह मिलता है काम करने पर उतना ही तनख्वाह मुझे भी मिले। ठीक है, और अपना पोजीशन को सुधारने के लिए, कंट्री में अपना पोजीशन को सुधारने के लिए, वुमेन्स के प्रति जो इज्जत था उसको सुधारने के लिए उन लोगों ने ये रिवॉल्यूशन किया था। ठीक, तो क्या इनका कुछ फायदा हुआ? तो यस, इसका फायदा हुआ, कुछ लॉज बनाए गए। ठीक है, और फाइनली 1946 में यानी 1946 में वुमेन इन फ्रांस won the right to vote, won the राइट टू वोट। यानी कि 1946 में आखिरकार जो औरत लोग थे, महिला लोग जो थे फ्रांस की, उनको राइट टू वोट का अधिकार मिल चुका था, वो लोग जीत चुके थे। ठीक है, तो ये था उनका रिवॉल्यूशन का सक्सेस। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब हम लोग आएंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखो, अभी हम लोग बात कर चुके कि फ्रांस में रिपब्लिक आ चुका है। ठीक है, फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक आफ्टर द नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे आया तो वहां के जो लोग थे वो लोग स्वतंत्र क्या हो गए थे, रिवॉल्यूशन तो समाप्त हो गया। तो क्या वहां का जो लोग था उनको सारा चीज मिल गया था। तो 6 में हम लोग आएंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी की समाप्ति। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी की समाप्ति में क्या हुआ कि जो जैसे कि हम लोग बात किए कि 1789 में स्टार्ट हुआ, कुछ लॉज बने, कुछ नियम बने और उनके बाद उन लोगों को स्लेवरी मिला। ठीक है, वो स्लेवरी जो था 10 साल बाद उसको समाप्त किया गया। उस मतलब कि जैसे 1789 में 1799 में वो समाप्त हुआ, सेवेंटीन 1994 में क्या हुआ, फ्रीड ऑल स्लेव्स। देखो 1794 में सबको आजादी मिल चुका था। ठीक है, सभी जितना भी लोग थे सबको आजादी मिल चुका था। 1799 में क्रांति समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 इयर्स लेटर नेपोलियन बोनापार्ट रीइंट्रोड्यूस्ड द स्लेव। यानी कि 1794 में सबको आजाद घोषित कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उस गुलामी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि सबको फिर से बताया कि तुम लोग फिर से मेरे अंदर हो, मेरे गुलाम हो। ठीक है, ये था नेपोलियन बोनापार्ट का। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट थे वो भी एक मॉडर्नाइजर की तरह थे, जो कि फ्रेंच को बहुत ज्यादा मतलब विकसित कर रहे थे। ठीक है, तो आखिरकार ये फाइनली किस वक्त पर ये गुलामी समाप्त हुआ, तो ये था फाइनली इन 1848 दिस slavery are ended। यानी कि 1794 में सबको आजाद घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर उसको रीइंट्रोड्यूस करवाया और फिर उसके बाद 1848 में फिर से वो लोग आजाद हो चुके हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का टॉपिक। अब हम लोग थोड़ा सा एक और डिस्कशन करेंगे। 2 टॉपिक और है हमारा। एक और डिस्कशन हमारा होगा रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो रिवॉल्यूशन जब हो रहा था तो उसमें उन लोगों का लाइफ पे क्या असर पड़ रहा था। तो देखो सबको पता चला कि अगर किसी को खाने को नहीं मिले, किसी को पीने को नहीं मिले तो उनके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो आदमी लोग थे, जो औरत लोग थी, महिला लोग थी, पुरुष लोग थे, सबका जीवन पे एक हार्श कंडीशंस आया था। बहुत ज्यादा मुश्किल लोग हो रहा था खाने पीने के मामले में। ठीक है, तो यही था उन लोगों का रिवॉल्यूशन
में उन लोगों को जो दिक्कत हुआ था वो था ये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेपोलियन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेपोलियन के बारे में। ठीक है, तो नेपोलियन 1804 में, नेपोलियन 1804 में crowned himself emperor as emperor of फ्रांस। देखो हम लोग ने बात किया कि 1794 में सबको आजादी मिल चुका था, ठीक है, लेकिन 10 साल बाद फिर से उन लोगों को नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कराया स्लेवरी से। तो 10 साल बाद, तो 1794 के आफ्टर 10 इयर्स क्या होता है 1804। तो क्यों 1804 में क्या किया गया, नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया। ठीक है, तो राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह से सेट किया, he set out to conquer the neighboring European countries। 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा घोषित हुआ फ्रांस का, तो उसने ये निश्चित किया कि सारे जो अगल बगल के देश है, यूरोपियन कंट्री जो है, सबको मैं जीत लूंगा। ठीक है, और उस तरह से वो अपने आप को मॉडर्नाइजर के रूप में देखने लगा और एंड क्रिएट ही स्टार्ट्स seeing him as a मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का मॉडर्नाइजर के रूप में अपने आप को देखने लगा। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज को इसलिए जीतना चाहता था ताकि wants to win European countries for their फैमिली मेंबर्स, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के वो यूरोपियन कंट्री जीतना चाहता था। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्नाइजर के रूप में आखिरकार उसमें समाप्ति कैसे हुआ, तो 1815 में जाकर वो वाटरलू में आखिरकार वो हार गया था। इन 1815 he defeated इन वाटरलू। इसको अपन नोट कीजिए। नोट हो गया। अब आते हैं एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस पूरे कहानी का। ठीक है, क्या हुआ था आखिर, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, फ्रांस के जो पीपल्स लोग थे, यानी जो लोग थे, उनको 3 स्टेट में बांट दिया गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी लोग, एंड थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, पीजेंट्स वगैरह, कृषक लोग, यानी अमीर भी थे उसमें और गरीब भी थे। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास जन्मसिद्ध अधिकार था कि उन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। सारा बोझ जो था टैक्स पे करने का वो था थर्ड स्टेट वाला के पास, यानी बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स वगैरह, आर्टिसंस वगैरह के पास। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जब उनको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो पीजेंट्स यानी कि कृषक लोग जो थे, किसान लोग जो थे, उनके पास बहुत ज्यादा बोझ होने लगा, बर्डन होने लगा। तो उनके जो उगाने का जो क्षमता था वो धीरे धीरे घटने लगा और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ा और प्रोडक्शन घट गया फसल्स का, क्रॉप्स का, तो क्या हुआ, क्राइसिस हो गया, फूड का क्राइसिस होना शुरू हो गया। फूड का क्राइसिस के कारण क्या हुआ, मिडिल क्लास का उदय हुआ। तो मिडिल क्लास लोग का मानना था कि जो ये जो क्लर्जी नोबिलिटी के पास जो बर्थ प्रिविलेज है, यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको समाप्त किया जाए, तभी ये कंडीशंस को ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आइडिया था कि उसको समाप्त करने का, बर्थ राइट को, बर्थ प्रिविलेज को समाप्त करने का, वो धीरे धीरे सैलून्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में फैलने लगा। लोगों को पता चला कि इस तरह से लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक, तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों में एक धारा मतलब कि उत्पन्न हुआ कि ये सही बात है। ठीक है, इसको खत्म करना चाहिए। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों में ये उत्साह बढ़ गया कि इसको समाप्त करना चाहिए और लोग क्रांति करना शुरू कर दिए।
दो कारण था क्रांति का, एक तो इसको समाप्त करना, बर्थ राइट को समाप्त करना, और दूसरा था फूड, भोजन के लिए। ठीक है, तो उन लोगों ने बास्तिल पे हमला किया। तो बास्तिल पे हमला करने पे क्या किया उन्होंने, अनाज वगैरह को लूट लिया। ठीक, अनाज को लूट लिया। तो इधर क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने अपने थर्ड स्टेट वाले यानी कि मिडिल क्लास वाले लोग ने, थर्ड स्टेट नहीं मिडिल क्लास थर्ड स्टेट अलग अलग लोग थे। मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग आते थे, तो मिडिल क्लास वाले लोग ने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय सभा घोषित किया। ठीक, राष्ट्रीय सभा घोषित करने के बाद उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा थे उनका पावर को लिमिट कर दिया गया, यानी कि सीमित तौर पे कर दिया गया। ठीक है, सीमित करने के बाद क्या हुआ कि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना। ठीक, और रिवॉल्यूशन जो था आखिरकार समाप्त हो गया। कहां, किस ईयर में, 1799 में। स्टार्ट कब हुआ था, 1789 में। ठीक है, 1799 में ये रिवॉल्यूशन समाप्त हुआ, किसके आने के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने अपने आप को 1804 में, 1794 में उन लोग को आजादी मिल चुका था, यानी पीपल लोग स्लेव से यानी गुलामी से आजाद थे। ठीक है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में अपने आप को राजा घोषित किया। ठीक है, इंपेरर घोषित कर दिया गया फ्रांस का। ठीक, तो उसके बाद उसने क्या किया, फिर से उस गुलामी को इंट्रोड्यूस करवाया। 1804 में फिर से उस गुलामी को इंट्रोड्यूस करवाया, और आखिरकार जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने क्या किया, सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीतना चाहा। इसलिए जीत रहा था ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को हर एक सिंहासन पर बैठा सके, यानी हर एक राज्य का, हर एक देश का एक राजा बना सके। ठीक है, लेकिन आखिरकार 1815 में, 1804 से 1815 का बीच में उसका काल था। 1815 में उसको वाटरलू में हराया गया। ठीक है, 1815 में क्या किया, उसको वाटरलू में हरा दिया गया। और फिर उसके बाद ये लोग 1848 तक आते आते ये लोग फिर से आजाद हो गए। कौन से, फ्रांस के लोग। ठीक है, 1848 तक आते आते ये लोग फिर से आजाद हो गए। अब इसके बीच में आता वुमेन्स का क्या रोल था। तो वुमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल ये था कि वुमेन्स लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ताकि उनको भी मेन के बराबर यानी आदमी लोग के बराबर राइट्स मिले, अधिकार मिले। अंडरस्टैंड, किसके, मेंस के प्रति उन लोग को अधिकार मिले। ठीक है, और इक्वल राइट मिले, और उन लोग भी जाकर आगे जाकर उन लोग को भी राइट मिल गया, और उन लोग के पास भी राइट हुआ वोट करने का, यानी कि वोट देने का अधिकार आ गया। ठीक है, तो हो गया आज का चैप्टर, ये हो गया समाप्त, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस टॉपिक से हुआ समाप्त। आप लोग का एचडब्ल्यू क्या होगा, आप लोग का एचडब्ल्यू होगा, एचडब्ल्यू आप लोग का रिमेंबर दी टाइमलाइन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आप लोग को बुक में सबसे रियर पेज में, सबसे पिछला पेज में एक टाइमलाइन दिया होगा, यानी कि समय रेखा दिया होगा। उस टाइमलाइन को आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है, और सेकंड होगा रिवाइज द नोट्स, रिवाइज द नोट्स। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। एचडब्ल्यू को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।